ब्रेकफास्ट किया सभी बच्चों ने? ब्रेकफास्ट डन। एनर्जी है ना बच्चों? आज टाइम लगेगा। एनर्जी जोश दोनों हाई होना चाहिए सैटरडे को, तभी तो बात बनती है मेरे बच्चों। और यलगार सीरीज के लिए तुम तैयार हो तो एक बार लिख दो यलगार फॉर नीट एग्जाम, राइट बच्चों? तो अभी जस्ट मैंने अरविंद सर को बोला है कि यस वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ब्रांड न्यू सीरीज फॉर जूलॉजी विद जी स्क्वायर यलगार सीरीज। सो लेट्स सी व्हाट ही सेज अबाउट दैट। तो अभी हम एवोल्यूशन करने वाले 126 पेज नंबर से 141 पेज नंबर तक आज हम कंप्लीट कर देंगे। और बच्चों देखो सच सच बोलना, एनसीईआरटी एवोल्यूशन की समझ नहीं आती है, सही बात है ना? यस, सच सच बोलो यार, सच सच बोलो, झूठ मत बोलना। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि यूट्यूब पे मैं कुछ बोल दूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, नहीं नहीं। जो बच्चे सच बोलते हैं ना वो जी स्क्वायर के हमेशा दिल के करीब रहते हैं। तो आज हम एवोल्यूशन करने वाले एनसीईआरटी से। ये एनसीईआरटी ना असली में लिखा क्या है आज वो हम समझेंगे इस बेहतरीन सेशन में। यस बच्चों, तो आज शुरू करते हैं अपना एवोल्यूशन। अपना एवोल्यूशन तो हो ही रहा है और बाकी जगत का एवोल्यूशन भी करते हैं आज के चैप्टर में। उससे पहले बच्चों वेदांतु नीट मेड इजी चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है बच्चों। यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप हमारे दिल के बेहद करीब आ जाते हैं बच्चों। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि जी स्क्वायर की क्लास बिल्कुल भी मिस ना हो। वैसे तो जी स्क्वायर का टाइमिंग आई थिंक आधी इंडिया को पता है, अब सुबह 9 बजे और 10:30 बजे। तो फटाफट से अभी बेल आइकन को प्रेस कर दो। उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप है बच्चों। कभी कभी आप सोचते होंगे क्यों हम बोलते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ये कहाँ से ज्वाइन करते हैं, इसे कैसे ज्वाइन करते हैं? तो बच्चों एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जो वीडियो के नीचे चल रहा होगा, उसमें इसका लिंक दिया हुआ है वी नीट ऑफिशियल। ये सेम लिंक, ये जो आपको लिंक दिख रहा है, ये सेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जब आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं ना तो आपको बहुत सारे पीडीएफ मिलते हैं, यानी जो मैं पढ़ाती हूँ उसका पीडीएफ आपको मिलता है, बने बनाए नोट्स मिलते हैं। दूसरी चीज, आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं, जिससे आप रिमाइंडर सेट कर लेते हैं। तीसरी चीज, बहुत सारे क्विजेस होते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, सो उनको मिस मत कीजिए। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मॉक टेस्ट सीरीज की रैंक का रिजल्ट यहाँ आता है। एब्सोल्युटली बच्चों, यहाँ पे सीरीज का रिजल्ट आता है। यस बिल्कुल बच्चों। एंड दी स्लाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय सुमैया। एंड बच्चों क्रैश कोर्स वेदांतु की ऐप पे 1 जून से एक और नया शुरू हुआ है। एक मैम भी लेती हैं क्रैश कोर्स, जो 27 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। क्या मेरा वाला क्रैश कोर्स तो अब बिल्कुल खत्म होने वाला है, 9 जून को फिनिश हो जाएगा। बट एक नया क्रैश कोर्स शुरू हुआ है जिसमें 11th 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब आपको पढ़ाया जाएगा इन लाइव सेशन। बहुत ही प्यारी क्लासेस होती हैं, अमेजिंग किड्स आर देयर, बहुत इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं। इसके अलावा अभी टेस्ट सीरीज भी बच्चों की शुरू हो रही है। आज ही मैंने देखा कि मेरे क्रैश कोर्स में बच्चों की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। 2 टेस्ट है उनका, एक 9 तारीख को है, एक 12 तारीख को है। फिर हम डिस्कशन भी करेंगे, टेस्ट डिस्कशन, ये सब आपको मिलता है क्रैश कोर्स में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन होगा। यस, ये लिंक गिवन होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपने कोड लगाना है जीए नीट कोड लगाते यू जस्ट हैव टू पे 4,499 रुपीज, 4,500। दिस इज योर लास्ट चांस बच्चों, ये लास्ट चांस है। जिन्हें लगता है कि हमारी तैयारी सही नहीं है और हमें थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है, बेस्ट टीचर्स की जरूरत है इंडिया के, सो दिस इज योर लास्ट चांस बच्चों। सो अभी भी टाइम है, ज्वाइन कर लो। और बताएं इन सेशन की रिकॉर्डिंग्स हमेशा आपके पास रहती हैं। माइक्रो कोर्सेज, पोस्ट योर स्कोर्स। आई थिंक ये वाले माइक्रो कोर्सेज तो मैंने बहुत बार बच्चों को बताए हैं, 1 रुपी में अवेलेबल है। कैसे आप ले सकते हैं, इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन होगा बेटा, YT माइक्रो करके, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको लाइव कोर्सेज भी मिल सकते हैं। हर चैप्टर 1 रुपए में मिलेगा। दिस इज योर चांस टू सील योर सीट। यस बच्चों, बहुत सारे ऐसे चैप्टर होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जो हमें टफ लगते हैं, तो उनको आप इंडिविजुअली पढ़िए सिर्फ 1 रुपए में, बट द ऑफर इज लिमिटेड। दिस इज लिमिटेड बच्चों, तो जितना जल्दी ज्वाइन कर सको उतना अच्छा आपके लिए। यस विराज, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली वर्ड्स। दिस इज द स्केड्यूल ऑफ द डे। ये सुबह वाला सरप्राइज टेस्ट हो चुका है जिसमें बच्चों ने आज धूम मचाई थी। नहीं, यलगार थी। एब्सोल्युटली नीट के लिए यलगार थी आज तो सेशन में। एनसीईआरटी रीलोडेड, यानी कि आज हम एवोल्यूशन का करने वाले हैं फ्रॉम एनसीईआरटी। फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, यू हैव अदर सेशन लाइंड अप ऑन द चैनल फॉर टुडे। ओके, सो नाउ इट्स अ टाइम। इसी घड़ी का इंतजार था मेरे बच्चों को। नाउ शैल वी स्टार्ट बच्चों। यस अंकिता, संप्रता, आकांक्षा पाटिल, शिवा,
Yes, we have रितु, आशुतोष, रोजी, चेतना, रानी ने तो अभी मुझे इंस्टा पे मैसेज किया था। आशुतोष, यश रावत, आदिल, साक्षी, सफा, प्रेरणा, रिम्पी, नायरा, दिनेश, क्रेजी आइडिया, ओम प्रकाश, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। राखी का तो आज बर्थडे भी है, राखी भी आ चुकी है। चलो बच्चों, अभी इतने सारे हाई हो गया, आर्या एंड ऑल। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलो, ओरिजिन ऑफ लाइफ, हम वही चीज हाईलाइट करेंगे जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। तो जल्दी से इन चीजों को फटफट से टिक कर लेते हैं। When we look at the stars on a clear night sky, इसकी जरूरत नहीं है। Stellar distances are measured in light years. So basically जितने भी हमारे बड़े बड़े celestial bodies होती है उनके बीच का डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं in light years। किस में कैलकुलेट करते हैं बच्चों? light years में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। Now if you see, origin of life is considered as a unique event in the history of universe। यानी origin of life, ये आखिर कभी कभी सोचा है तुमने कि ये सब क्यों है? क्यों यहाँ पे सिपर है, क्यों यहाँ पे मोबाइल फोन है, क्यों एसी का रिमोट है, कहाँ से आया, हम कहाँ से आए? अक्सर ये सवाल तुम्हें आते होंगे रात में जब तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं रहता होगा, राइट बच्चों? उस टाइम पे ये सवाल बहुत आते हैं, मुझे भी आते थे जब मैं एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ती थी। तो सबसे पहली चीज, यूनिवर्स बेटा बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप बस तिनके के बराबर हैं। यानी वो सैंड होता है ना, सैंड का जो एक तिनका होता है उस तिनके के बराबर हम हैं, इतना बड़ा है आपका यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, ये बहुत पुराना है क्योंकि 20 बिलियन ईयर्स एगो ये बना था। तो यूनिवर्स इज 20 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है बच्चों। ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स, यानी कि इस यूनिवर्स के अंदर क्या होती है? गैलेक्सीज। क्या होती है? गैलेक्सीज। और यूनिवर्स का बनने की थ्योरी को हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। सो यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स एगो पहले बना था। इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज है और ये जितना भी ब्रह्मांड बना था उसकी थ्योरी को हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या बोलते हैं बच्चों? बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, जो एक्सप्लेन करती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अगर हम इसके बारे में बात करें कि बिग बैंग थ्योरी क्या थी, तो कॉस्मिक मैटर था जो फट गया। There was a huge explosion of cosmic matter। तो huge explosion था which was unimaginable in physical terms। ये सारी जितनी मैं चीजें हाईलाइट कर रही हूं, कितने भी टेस्ट सीरीज के पेपर उठा लेना, अगर उनमें तुम्हें क्वेश्चन नहीं मिले तो इस सेशन के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मैम ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिला, मैं मान जाऊंगी तुम्हें, पक्का। मेरा आज तुमसे दावा है, 100% गारंटी। जो आज मैंने एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज में टिक करा दिया वो नीट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द यूनिवर्स एक्सपैंडेड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन। यानी पहले तो हुआ धमाका, धमाके को हमने बोला कि बहुत बड़ा धमाका था, उसके बाद वो एक्सपैंड हुआ, एक्सपैंड होने के बाद टेम्परेचर कम हुआ। और जो दो गैसेस जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो इस धमाके से बाहर आई उसका नाम था हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये हाइड्रोजन एंड हीलियम बाहर आई और ग्रेविटेशन के इन्फ्लुएंस में कंडेंस हो गई। तो यानी कि धमाके से निकले हाइड्रोजन हीलियम, ये सारी की सारी गैसेस कंडेंस हो गई इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन, तब जाके आपकी बनी गैलेक्सीज। क्या बनी बच्चों? गैलेक्सी। धमाके के बाद क्या बनी? गैलेक्सी, ठीक है। नाउ इन द सोलर सिस्टम, जो आपका सोलर सिस्टम है वो किस में प्रेजेंट है? मिल्की वे गैलेक्सी में। यानी कि जो आपकी गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसका दूसरा नाम है आकाश गंगा। क्या नाम है बच्चा दूसरा? आकाश गंगा। उसके बाद देखो यूनिवर्स बना दिया, अर्थ बना दी, सॉरी यूनिवर्स बना दिया, गैलेक्सी बना दी, अब क्या बना दिया? अर्थ। अर्थ कब बनी थी? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। यानी कि यूनिवर्स के बनने के 15.5 बिलियन ईयर्स आफ्टर बनी थी आपकी अर्थ, ठीक है। तो बहुत साल लगे बच्चों, बहुत साल लगे अर्थ को बनने के लिए, ठीक है। अब जब अर्थ बनी तो उस टाइम अर्थ की क्या कंडीशन थी? जो भी अर्थ की उस टाइम कंडीशन थी उसे बोलते हैं प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन। क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव अर्थ। तो वहां पे क्या था? कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, यानी कि ना स्ट्रेटोस्फियर था, ना आइनोस्फियर था, ना ट्रोपोस्फियर था, कुछ भी नहीं था उस टाइम पे जब अर्थ बनी थी, ठीक है। इसे बोलते हैं अर्ली अर्थ और प्रिमिटिव अर्थ, ठीक है। वाटर वेपर बाहर निकल रहे थे, मीथेन गैस बाहर निकल रही थी, CO2 बाहर निकल रही थी, अमोनिया बाहर निकल रही थी फ्रॉम द वोल्केनिक इरप्शन। कहां से? जब ज्वालामुखी फट रहा था,
ज्वालामुखी यानी वोल्केनो, ठीक है, जब वो फट रहा था तो उसमें से बाहर क्या आया, लावा, लावा के साथ बाहर क्या है, वाटर वेपर, वाटर वेपर के साथ बाहर क्या है, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ठीक है। सिंस स्ट्रेटोस्फीयर नहीं थी, ओजोन नहीं थी, तो यूवी रेज आराम से आपके पूरे अर्थ के अंदर आ सकती थी। अब जो यूवी रेज सन से आ रही है वो क्या काम करती थी, वो वाटर वेपर को तोड़ देती थी इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी ओजोन नहीं थी, ओजोन नहीं थी तो आराम से कौन सी लेयर अंदर, कौन सी रेज अंदर आ रही थी, यूवी रेज। ये यूवी रेज वाटर वेपर पे काम करती थी और उसे ब्रेक करती थी इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन लाइटर थी तो वो तो एस्केप कर गई, मतलब कि वो तो बाहर निकल गई हाइड्रोजन, धाए धाए धाए, ठीक है। बट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने कंबाइन किया अमोनिया के साथ और मीथेन के साथ टू फॉर्म वाटर, तो यानी ऑक्सीजन रिएक्ट किया अमोनिया के साथ, मीथेन के साथ, क्या बनाने के लिए, वाटर बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए और अदर गैसेस बनाने के लिए। और धीरे धीरे उसके बाद आने लगी ओजोन लेयर, ओजोन लेयर आई, जैसी ओजोन लेयर आई धरती ठंडी होनी शुरू हो गई, क्या होनी शुरू हो गई, धरती ठंडी होनी शुरू हो गई। जब धरती ठंडी हुई बच्चा, तो जितने भी ये वाटर वेपर थे कंडेंस होके इन्होंने बनाए बादल, क्या बनाए, कंडेंस होके बादल, और इन बादलों से बहुत सालों तक बारिश होती गई होती गई होती गई। जैसे जैसे बारिश होती गई वैसे वैसे धरती के जितने भी गड्ढे थे वो भरते गए। आज उन गड्ढों को आप क्या कहते हो, सी एंड ओशन, क्या कहते हो, सी एंड ओशन, तो यानी समुद्र और महासागर ये सब बने थे बहुत सालों तक, जब बारिश होती गई होती गई होती गई, ठीक है बच्चों। Now, as it cooled, the water vapor fell as rain, right? यही मैम ने बताया था। और जितने भी गड्ढे थे उनको भर दिया, जो आज के टाइम पे हम उन्हें बोलते हैं महासागर यानी ओशन। और लाइफ कितने साल बाद अपीयर हुई थी, 500 मिलियन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, यानी 500 मिलियन साल बाद आपकी लाइफ आई थी। क्या आई थी बच्चों, लाइफ आई थी। जब लाइफ 500 साल बाद आपकी आई थी तो इट ऑलमोस्ट टुक 4 बिलियन ईयर्स बैक, राइट बच्चों। पहला पैराग्राफ क्लियर है, यहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे बच्चों, इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस, बच्चा अब लाइफ आई कहां से। कुछ लोग सोचते थे कि लाइफ आई दूसरे प्लैनेट से, कुछ लोग सोचते थे कि लाइफ यहीं से शुरू हुई, कुछ लोग सोचते थे कि भगवान जी आए उन्होंने लाइफ बना दी, कुछ लोग ऐसा सोचते थे, कुछ लोग वैसा सोचते थे। लोग तो बहुत सोचते हैं, बट एक्चुअली में था क्या, चलो उसको देखते हैं। सबसे पहली चीज, कुछ साइंटिस्ट समझते थे कि जो लाइफ है वो दूसरे प्लैनेट से आती है, ठीक है। उस थ्योरी को हमने बोला पैनस्पर्मिया थ्योरी। व्हेन द लाइफ कम्स फ्रॉम अदर प्लैनेट्स in the form of seeds, spore or sperms, this theory is called as panspermia theory। और ये अभी भी एक फेवरेट आइडिया है एस्ट्रोनॉमर्स का, ठीक है। उसके बाद सेकेंड थिंग, फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज आल्सो बिलीव द लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रॉटिंग मटेरियल, यानी कि सड़ी हुई मिट्टी से जीवन बनता है। वो बात तुमने सुनी होगी ना, मिट्टी से बने हैं मिट्टी बन जाना है, बिल्कुल वही बात है बच्चों, वही बात है, मिट्टी से बने हैं मिट्टी बन जाना है। ये लाइव चैट्स क्यों नहीं आ रही, रुको बच्चों एक बार देख लूं मैं। यस, लाइव चैट्स निकालने की पूरी कोशिश जी स्क्वायर करती हुई, और देखते अभी आ जाएगी। यस ओके, तो कुछ टाइम तक ये लगा कि हाँ सड़ी हुई मिट्टी से क्या बनता है, लाइफ बनती है, कुछ लोगों ने ये सोचा। फिर आई स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इस थ्योरी को क्या बोला, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। जब लाइफ डेड एंड डिकेइंग और रॉटिंग मटेरियल से आती है तो उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी बोलते हैं। देन यू हैव लुइस पास्चर, लुइस पास्चर ने क्या बोला कि लाइफ ऑलवेज कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जिससे क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है। ही शोड दैट इन प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क, प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क का मतलब क्या है, ये एक फ्लास्क है, इसको अच्छे से स्टेरिलाइज कर दिया, इसके सारे माइक्रोब्स को मार दिया गया है, ठीक है। लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम द किल्ड यीस्ट, यानी कि इस फ्लास्क को मैंने स्टेरिलाइज किया, इसके अंदर मरी हुई यीस्ट मैंने डाली और उसे अच्छे से बंद कर दिया, ठीक है, तो इसके अंदर लाइफ नहीं आई। जबकि दूसरा वाला फ्लास्क जो स्टेरिलाइज था, जिसके अंदर मरी हुई यीस्ट थी बट ओपन था, उसके अंदर लाइफ आई, उसके अंदर लाइफ आई। तो दोनों में फर्क क्या है, एक के पास कोई एयर का कांटेक्ट नहीं है, दूसरे के पास से खुला हुआ था तो उसके पास एयर का कांटेक्ट था। तो जो खुला हुआ वाला फ्लास्क था उसमें लाइफ
आई। तो जो फ्लास्क ओपन था उसमें नए ऑर्गेनिजम्स दिखे बच्चों, क्या हुआ, दिखे नए ऑर्गेनिज्म। तो ये था आपका बायोजेनेसिस थ्योरी, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को बिल्कुल ही रौंद दिया किसने, लुइस पाश्चर की बायोजेनेसिस थ्योरी ने, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, ओपरेन एंड हाल्डेन। ओपरेन एंड हाल्डेन अलग ही बात लेके आए। ओपरेन एंड हाल्डेन ने क्या कहा, दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ could have come from pre-existing non-living organic molecules। एक एक शब्द नीट के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ओपरेन एंड हाल्डेन ने कहा ना तो लाइफ बाहर से आती है दूसरे प्लैनेट से, ना लाइफ मतलब कि डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से आती है, लाइफ तो आती है नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, यानी आरएनए से, यानी डीएनए से, यानी प्रोटीन से, यानी कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है बच्चों। Now that formation of life was preceded by chemical evolution and formation of diverse molecules। और जो ओपरेन एंड हाल्डेन की थ्योरी थी उसको नाम दिया एनसीईआरटी ने केमिकल एवोल्यूशन और कीमोसिंथेटिक थ्योरी। और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया, एक्सपेरिमेंटली इस थ्योरी को प्रूव किया मिलर एंड यूरे ने। किसने प्रूव किया, यूरे एंड मिलर ने, राइट बच्चों। उन्होंने क्या किया, उनका एक सेटअप था, आप सबको फोटो दिख रही होगी अपनी एनसीईआरटी में, सबको दिख रही है एनसीईआरटी में, जल्दी से एक बार मैम को बता दो। यस बच्चों, दिख रही है सबको एनसीईआरटी में, डन एवरीबडी, वेरी गुड। तो यहाँ पे जब आप वो डायग्राम देखेंगे जो पूरा का पूरा apparatus दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज in a closed flask containing CH4, H2 and NH3 and water vapor। यानी कि जो उसमें चेंबर है ऐसे गोल सा, उसके अंदर चार चीजें हैं, एक तो मीथेन, एक हाइड्रोजन, एक अमोनिया और एक वाटर वेपर, ठीक है। और टेम्परेचर कितना है, 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। प्लस बच्चों यहाँ पे उन्होंने एक वैक्यूम रखा है। वैक्यूम क्यों रखा है, जिससे सारा ऑक्सीजन हट जाए। उन्होंने देखा कि 18 दिन बाद कुछ अमीनो एसिड बन गए। क्या देखा, 18 दिनों बाद कुछ अमीनो एसिड बन गए। तो यानी कि जो अब हमने प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन एक्चुअली हमने कंपेयर की एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, तो बिल्कुल वही बनना शुरू हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी कि अमीनो एसिड। तो यही चीज एक्सेप्ट हो गई। तो यानी सिंस यहाँ पे बच्चों हमें प्रूफ मिला है, सो दिस इज द बेस्ट प्रूफ व्हिच हैज कम अप फ्रॉम ऑल दीज थियरीज, राइट बच्चों। एवरीवन एक बार मैम को बता दो, लाइक किया सेशन को सबने, यस बच्चों, डन। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, एनालिसिस ऑफ मीटेरॉइड। अगर हम एनालिसिस करें मीटेरॉइड का, ठीक है, content also reveals similar compound indicating that similar processes are occurring in elsewhere in space। तो यानी ये reactions यही नहीं हो रहे बल्कि बहुत जगह पे हो रहे हैं, राइट बच्चों, यस। अच्छा ये क्या हो रहा है, काफी सारे बच्चे, ओ एनसीईआरटी ममता, दैट इज रियली नाइस, द एनसीईआरटी वाला इमोजी, वेरी गुड। Now we have no idea about how the first self-replicating metabolic capsule, यानी पहला सेल कैसे आया। बच्चों देखो इस लाइन का मतलब समझो, ये कहना चाह रहा है कि जो पहला सेल है, सेल की विशेषता क्या है कि वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए। सबके सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे व्हाट एनसीईआरटी इज ट्राइंग टू से हियर, कि पहला सेल वो माना जाएगा जो अपने आप को रेप्लिकेट कर सके, यानी वो सेल डिविजन शो कर सके, तब हम उसे बोलेंगे ट्रू सेल, ठीक है। So first non-cellular form of life could have originated, non-cellular form could have originated 3 billion years back। They could have joint molecules, यानी अगर हम देखें joint molecules कब आए थे आपके 3 billion years ago। तो यहाँ पे एक मैम टाइमलाइन बना रही है बच्चों आपके लिए। I am going to make a timeline for you। Are you excited for the timeline बच्चों? Yes, ये टाइमलाइन आपको बहुत काम में आएगा, आपको समझ में आएगा एवोल्यूशन कैसे पढ़ना है। चलो लेट मी टेल यू, सबसे पहले 20 बिलियन ईयर्स एगो, सब बच्चे मेरी हेल्प करेंगे चैट्स में, एवरीबडी इज गोइंग टू हेल्प मी आउट इन दिस, राइट। तो 20 बिलियन ईयर्स एगो सबसे पहले क्या बना, यूनिवर्स बना, ये लिखा एनसीईआरटी ने। फिर 4 बिलियन ईयर्स एगो क्या बना बच्चों, अर्थ बनी थी। क्या बना था, अर्थ बनी थी। उसके बाद 4 बिलियन ईयर्स एगो क्या आई, एक्सपेक्टेड की लाइफ स्टार्ट हुई होगी,
ठीक है, जिसमें 3 बिलियन ईयर्स एगो पे हमें फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स, जाइंट मॉलिक्यूल्स को क्या कहेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स अपीयर हुए। क्या अपीयर हुए, मैक्रोमोलिक्यूल्स। फिर उसके बाद 2 बिलियन ईयर्स एगो पहला सेल अपीयर्ड, फर्स्ट सेल अपीयर्ड। तो ये टाइमलाइन है जो मैंने पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आपके लिए बनाया बच्चों, ठीक है, एवरीवन गॉट इट। नाउ नेक्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। Let's start with this बच्चों, evolution of life. Let me get the marker. Okay. Now conventional religion literature tell us about the theory of special creation. बच्चा लो, theory of special creation भी आ ही गई। theory of special creation क्या कहती है? This theory has 3 connotation, मतलब 3 चीजें theory कहती है। 1, that all living organisms, species that we see today were created as such। मतलब कि evolution कुछ नहीं होता, सब बकवास होता है। जैसे अभी हम हैं वैसे आपके 4 बिलियन ईयर्स एगो थे, ठीक है, कुछ चेंज नहीं आया, कुछ भी चेंज नहीं आया, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज क्या बोली, दैट द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन। वही पूरी की पूरी डाइवर्सिटी सेम थी जब से ये ब्रह्मांड बना है, एंड विल बी सेम इन फ्यूचर। ओ माय गॉड, यानी कि ये कह रहे हैं कि जैसे हम थे वैसे ही हम रहेंगे और फ्यूचर में भी हमें बदलने का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। 3, the earth is about 4000 years old। 4000 साल पुरानी अर्थ, बस इससे ज्यादा पुरानी नहीं है, ठीक है। Now all these ideas were strongly challenged। अब कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने आइडियाज को चैलेंज किया। उसमें बच्चा कौन थे, आपके डार्विन सर थे। डार्विन सर घूमने निकले थे किस पे, HMS बीगल। HMS की फुल फॉर्म क्या थी, हर मैजेस्टी शिप। क्या फुल फॉर्म थी, हर मैजेस्टी शिप, ठीक है। चार्ल्स डार्विन कंक्लूडेड दैट existing living forms share similarities to varying degree and not only among themselves but also with life forms that existed million of years ago। तो चार्ल्स डार्विन ने हमें सबसे पहली चीज बच्चों क्या बोली, चार्ल्स डार्विन ने हमें सबसे पहली चीज ये बोली कि आज जो लाइफ फॉर्म्स है और जो पहले लाइफ फॉर्म्स थी वो सब बहुत मिलती जुलती है, बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। यानी कि हम अपने पूर्वज से मिलते जुलते तो हैं बट हम एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो यानी कि कुछ तो बदलाव आया है, उस बदलाव को ही हम एवोल्यूशन कहते हैं। सो दिस वाज व्हाट डार्विन सेड अकॉर्डिंग टू चैलेंज द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। Many such life forms do not exist anymore। ऐसी लाइफ फॉर्म्स अब और एग्जिस्ट नहीं करती है। There had been extinction of different life forms। बच्चा बहुत सारी तो लाइफ फॉर्म एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लाइक डायनासोर्स। अब हमारे पास उनके पास कंकाल हैं, फॉसिल्स हैं, बट हमारे पास अब उनके प्रूफ नहीं है कि एग्जैक्टली वो कैसे जीते थे, कैसे रहते थे, ठीक है। नाउ एनी पॉपुलेशन, देखो एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी हर पॉपुलेशन में इन बिल्ट वेरिएशन होती है। हर पॉपुलेशन में क्या होती है बच्चों, इन बिल्ट वेरिएशन होती है। यानी कि वंदना में भी क्या है, वेरिएशन है। दिशारी में भी क्या है, बिल्कुल वेरिएशन है। मेर में भी वेरिएशन है, डॉक्टर अफराज में भी है, अंकिता में भी है, बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल। Those characteristics which enable some to survive better in natural condition is called as natural selection। बच्चों इस बात को ना बहुत गहरी बात लिख दी है एनसीईआरटी ने यहाँ पे। चलो आज मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, एक बड़ा ही कॉमन एग्जाम्पल लेती हूँ, तो मुझे खुद आंसर देना और इस लाइन को हम एक एग्जाम्पल के रूप से समझेंगे बच्चों कि अगर अभी आपको पता है कोविड-19 क्राइसिस है, एवरीबडी नो दैट द वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, ठीक है। अगर हमारे पास 2 तरह की पॉपुलेशन है, कुछ लोग के पास हाई इम्यूनिटी है, ठीक है, कुछ लोगों के पास लो इम्यूनिटी है। अब आप मुझे खुद बताओ कि किसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा है। यस बच्चों, अब आप बच्चा लोग मुझे खुद बताएंगे कि किसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हैं। यस टेल मी, अब नेचर किसको चूज करेगा। Yes, I'm waiting for the answers बच्चों, I'm waiting for the answers. Let me see what answers I'm getting. High immunity, देखो सेजल ने सही कहा, अभिमन्यु ने सही कहा, अनन्या ने सही कहा, खुशी वेरी गुड, जानवी, आदिति, ब्लेजिंग, श्रेजल, सौरभ, कोमल, पाकी, सौम्या, बिस्मनजोत, देवांशी, संप्रिता, मनीषा, एब्सोल्युटली। तो बच्चों यहां से लाइन क्लियर हो गई। अब ये जो हाई इम्यूनिटी और लो इम्यूनिटी है, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, वेरिएशन। क्या है ये, वेरिएशन है।
कुछ लोगों के पास हाई इम्यूनिटी है, कुछ लोगों के पास कम इम्यूनिटी है, इसे हम वेरिएशन बोलते हैं। अब नेचर ने सेलेक्ट करना है तो वो तो हाई इम्यूनिटी को चूज करेगा, क्योंकि इस टाइम क्या फैला हुआ है, कोरोना वायरस फैला हुआ है। इस टाइम पे हाई इम्यूनिटी वाला ज्यादा सर्वाइव करेगा तो नेचर उसे चूज करेगा। बट अगर हम बात करें लो इम्यूनिटी की, तो लो इम्यूनिटी से हाई इम्यूनिटी भी हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फूड। तो यानी अच्छा हेल्दी खाएंगे, गार्लिक जिंजर विटामिन सी खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो क्लाइमेटिक फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, कितने सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि आपका चुनाव होगा या नहीं होगा। ठीक है बच्चों, सो अनदर वर्ड यूज्ड इज फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। तो अगर पॉपुलेशन में हाई इम्यूनिटी वाले लोग बहुत ज्यादा है तो पॉपुलेशन का साइज ग्रो करेगा इवन ड्यूरिंग द कोरोना क्राइसिस। ठीक है, तब भी साइज पॉपुलेशन का बढ़ता रहेगा चाहे कितना भी कोरोना हो जाए, क्योंकि इनके पास इम्यूनिटी बच्चों बहुत ज्यादा है। ठीक है, कोई झूठ ना बुलवाए। द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो देखो यहाँ पे ये दो शब्दों को मैम ने हाईलाइट किया है कि एक तो डार्विन कह रहे हैं कि अल्टीमेटली रिप्रोडक्टिव फिटनेस से हमें मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं है कि आप कैसे दिखते हैं, आप फ्यूचर में कैसे दिखेंगे, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब सिर्फ इस चीज से है कि आज रिप्रोडक्शन कितना है और कल रिप्रोडक्शन रेट कितना होगा। अगर चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी आपका रिप्रोडक्शन रेट हाई है सो नेचर आप ही को चूज करेगा। सो इट इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, hence those who are better fit in an environment leave more progeny than others. Of course, जो ज्यादा हाई इम्यूनिटी वाले हैं वो इस केस में भी रिप्रोडक्शन हाई रेट पे करेंगे तो बेटा उनकी प्रोजेनी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द अदर। तो नेक्स्ट पॉपुलेशन में हाई इम्यूनिटी वालों का नंबर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। राइट बच्चों, therefore will survive more and hence are selected by nature. This procedure is called as natural selection. And this is mechanism of evolution. Let us also remember that Alfred Wallace ने भी बहुत अच्छा काम किया था बच्चों, a naturalist who worked in Malay archipelago पे इन्होंने काम किया था and had come to similar conclusion around the same time। यानी जो अल्फ्रेड वैलेस ने काम किया है और जो काम किया था हमारे डार्विन ने वो ऑलमोस्ट सेम था, बस फर्क क्या था, उन्हें मलय आर्किपेलागो पे काम किया था और डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड पे काम किया था। एब्सोल्युटली बच्चों। बिल्कुल। Now next, in due course of time, apparently new types of organisms are recognizable. तो ऐसे जब वेरिएशंस एक्यूमुलेट होती जाएगी विद टाइम तो नए स्पीशीज भी तो बनते जाएंगे। All the existing life forms share similarities and share common ancestor। तो जितने भी आज हम लिविंग फॉर्म्स देख रहे हैं सबके क्या है बच्चों, कॉमन एंसेस्टर रह चुके हैं। However, these ancestors were present at different periods in the history of Earth, एपॉक पीरियड्स एंड एरास। तो अगर हम देखें कि एंसेस्टर हमारे कितने पुराने हैं तो उसका टाइम स्केल हम बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एपॉक पीरियड एंड एरास। The geological history of Earth closely correlate with the biological history. Very important line। यानी जो आपकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो बायोलॉजिकल हिस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जितने भी फॉसिल्स होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक में बनते हैं। तो अगर सेडिमेंट्री रॉक की सबसे नीचे वाले स्ट्रैटा की बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल, अगर ऊपर वाले की बात करें तो सबसे न्यूएस्ट फॉसिल। अ कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन इज दैट अर्थ इज वेरी ओल्ड। यानी कि भाई बेटा धरती बहुत पुरानी है, धरती की रक्षा करना सभी का धर्म है। करेंगे सब करेंगे धरती की रक्षा, जल्दी से बताओ। करनी जरूरी है बच्चों, वरना अगर बगावत शुरू हो गई ना नेचर से तो अपन का कुछ नहीं हो पाएगा। यस बच्चों, एनवायरमेंट डे पे मान लो कि हमें काम करना जरूरी है, धरती की रक्षा करना बहुत जरूरी है। अगर धरती आ गई ना बेटा बगावत पे तो होली का काम। फिर काम होली हमारा। Evidence that evolution of life forms has indeed taken place on Earth has come from many quarters. Fossils are remained a hard part of life forms. ये देखो पहले एविडेंस यानी सबूत मांगती है दुनिया, है ना। अदालत क्या मांगते हैं बच्चों, सबूत मांगती है। तो पहला सबूत क्या है कि एवोल्यूशन हो रहा है फॉसिल्स, क्योंकि फॉसिल्स क्या होते हैं, हार्ड रिमेन पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स विच आर फाउंड इन रॉक्स। और ये कौन से तरह के रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। रॉक्स फॉर्म सेडिमेंट्स। A cross section of Earth's crust indicates the arrangement of sediment one over the other during the long history of Earth.
डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म, यानी कि हर एक सेडिमेंट एक लाइफ फॉर्म को इंडिकेट करता है, ठीक है। सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म ऑल्सो, और कुछ एक्सटिंक्ट एनिमल्स भी हमें मिलते हैं रॉक्स में, लाइक डायनासोर्स। A study of fossil is different sedimentary layers indicate the geological period in which they existed. The study showed that life forms varied over time and certain life forms are restricted to certain geological time span. यानी कि अगर हम जुरासिक टाइम स्पैन की बात करें, यस बच्चों, अगर हम जुरासिक टाइम स्पैन की बात करें तो उसमें तो सिर्फ डायनासोर मिलते थे, ना उसके बाद हमें मिले ना उससे पहले हमें मिले, राइट बच्चों। तो यानी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो पर्टिकुलर एक ही टाइम पे रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, राइट, और बाकी जो हमारे टाइम है उससे हमें एंसेस्ट्रल हिस्ट्री पता चलती है, राइट बच्चों, बिल्कुल। नेक्स्ट, hence new form of life have arisen at different times in the history of earth. कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, दूसरा एविडेंस क्या है एवोल्यूशन का, दिस इज सेकंड एविडेंस। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी shows similarity and differences among organisms of today and those existed पहले. Such similarities can be interpreted to understand whether common ancestors were shared or not. देखो बच्चा, there are two type of evolution, divergent, convergent. मुट्ठी is a trick. क्या है बच्चों? मुट्ठी है आपकी ट्रिक। अगर इस तरीके से मुट्ठी खुल रही है यानी कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है। अगर ये सारी स्पीशीज एक जगह पे आ रही है तो इनका कॉमन एंसेस्टर नहीं है। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन विल ऑलवेज हैव कॉमन एंसेस्टर, these many fingers coming at same point will never have a common ancestor. This type of evolution is called convergent evolution. क्या बोलते हैं बच्चों इस तरह के एवोल्यूशन को? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, राइट बच्चों, बिल्कुल, मोटी ही ट्रिक है आपकी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट, देन फॉर वेल्स, जैसे कि हम देखिए फॉर वेल्स, बैट्स एंड चीता एंड ह्यूमन, सबके सब मैमल्स है। अगर सबके सब मैमल्स हैं, चाहे आप वेल ले लो, बैट ले लो, चीता ले लो, ह्यूमन ले लो, इसका क्या मतलब पता लगता है? सबका कॉमन एंसेस्टर एक जैसा है। सिंस सबका कॉमन एंसेस्टर सेम है बच्चों, तो यानी दिस विल रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। दो दीज फोर लिम्ब परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन in these animals but they have similar anatomical structure, yani different function, similar structure and share the common ancestor. This is called as divergent evolution, and these organs which have same structure and different function are called as homologous organ, ठीक है। homology indicates common ancestry because they were all mammals. Other example of this is vertebrate of heart and brains, यानी vertebrate of heart, आप सोचते होंगे कि मैम सिमिलर स्ट्रक्चर एंड यू नो सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन कैसे? बच्चा, कॉम्प्लेक्सिटी, जितना दिमाग आपका सोचता है क्या मछली का दिमाग भी उतना ही सोचता है? बताओ जरा, क्या मछली का दिमाग भी उतना ही सोचता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, यस, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। जितना दिमाग आपका सोचता है क्या उतना ही दिमाग फ्रॉग का भी चलता है? नहीं, ठीक है, बिल्कुल बच्चों। Now, in plants also we have example tendrils of bougainvillea and thorns of bougainvillea and tendrils of cucurbita. Thorn का काम है protection, but tendrils का काम है क्या? Climbing. They both are modification of axial buds. किसके हैं? Axial position के, ठीक है। And they represents homology. So homology is based on divergent evolution, whereas analogy यानी कि एयर कंडीशनर इज बेस्ड ऑन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। सो एनालॉजी में क्या होगा बच्चों? बिल्कुल ऑपोजिट, यानी कि डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा बट सिमिलर फंक्शंस होंगे एंड दे डू नॉट हैव कॉमन एंसेस्टर आल्सो, ठीक है। दे आर इवॉल्व फ्रॉम डिफरेंट लाइन, दे डोंट हैव कॉमन एंसेस्टर। द एग्जांपल ऑफ दिस इज आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, तो यानी दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है, यानी कि देखना है ना, नैन नैन नैन, बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, यानी कि फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन देखे तो पेंगुइन इज एप्टेनोडाइटिस व्हिच बिलोंग्स टू बर्ड्स एंड डॉल्फिन बिलोंग्स टू मैमल, तो दोनों के एंसेस्टर अलग है बट फ्लिपर्स हेल्प किस में करते हैं? स्विमिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है बच्चों। वन कैन से दैट दिस इज
the similar habitat that has resulted in the selection of similar adaptive feature. तो यानी convergent evolution, अगर मैं आपसे reason पूछूं कि क्यों ऐसा हुआ, बर्ड अलग है, मैमल अलग है, बट फिर भी फंक्शन सेम है, क्यों? क्योंकि दे हैव इवॉल्व्ड इन द सेम टाइप ऑफ एनवायरमेंट. क्यों बच्चों? क्योंकि दे हैव इवॉल्व्ड इन द सेम टाइप ऑफ एनवायरमेंट. एब्सोल्युटली. ठीक है. नाउ root modification. Sweet potato is a root modification while potato is a stem modification. But you know, ये दोनों मिट्टी में पाए जाते हैं, दोनों ही स्टोरेज का काम करते हैं, but the structure is completely different. So in the same line of argument, similarities in protein and genes performing a given function among diverse organisms give clues to ancestry. तो यानी कि हम प्रोटीन और इन सब के बेसिस पे क्लूज भी निकाल सकते हैं. These biochemical similarities point to the same shared ancestry as structural similarity among diverse organisms. Right बच्चों? सॉरी बच्चों, जल्दी से पानी पीने के चक्कर में अक्सर खांसी आ जाती है मैम को. Yes. Man has bred selected plants and animals for agriculture. बच्चा, this is a line which indicates artificial selection. क्या represent करती है line artificial selection? क्योंकि यहाँ पे man involved है. जब man अपने फायदे के लिए select करता है plant and animals for breeding in horticulture और sport और security, this is called artificial selection. ठीक है. This intensive breeding program has created breeds that differ from other breeds. Example dogs. बेटा खुद मतलब कि you know breeding से आप एक नई species बना रहे हो, तो ये artificial selection and this is not made by nature and still are of the same group. It is argued that if within 100 of years man could create new breeds, could not nature have done it? यानी कि अगर humans इतनी जल्दी नए breeds बना रहे हैं तो नेचर काम स्लो कर रहा है, बट काम तो नेचर भी कर सकता है. राइट बच्चों, यही मतलब है इस लाइन का. Another interesting observation supporting evolution by natural selection comes from England, यानी industrial melanism. ठीक है, जो 1850 में इंग्लैंड की स्टडी है. Before industrialization set in, it was observed that there were more white-winged moth. ठीक है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तो व्हाइट वाले मॉथ ज्यादा थे, बिस्टन बैक्टीरिया. ठीक है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो डार्क कलर के मॉथ ज्यादा हो गए. क्यों? एक्सप्लेनेशन क्या था? क्योंकि predators will spot a moth against a contrasting background. यानी जब पॉल्यूशन नहीं था तो बार्क ऑफ ट्री के ऊपर उगते थे लाइकन्स, और लाइकन सफेद रंग के होते हैं, तो सफेद के ऊपर सफेद वाला मॉथ नहीं दिखता था, बट काले वाला चमकता था, तो प्रेडेटर आता था, काले वाले को खा जाता था. वहीं पे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो लाइकन्स उड़ गए, सारे लाइकन्स खत्म हो गए. अब जो बार्क ऑफ द ट्री है वो डार्क हो गया. अभी इसके ऊपर व्हाइट वाला बैठेगा तो वो चमकेगा. जैसे ही व्हाइट वाला चमकता था अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड, प्रेडेटर आता था, फिर से उसको खा जाता था. तो इस तरीके से प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा में यू हैव मोर व्हाइट कलर मॉथ. पोस्ट वाले में क्या थे बच्चों? आपके डार्क कलर मॉथ ज्यादा थे. राइट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now during post-industrialization, the tree trunk became dark due to industrial smoke and soot. Under this condition, the white-winged moth did not survive due to predators. ठीक है बच्चों, this is a classic example of industrial melanism. Can you tell me कौन सी तरह का यहाँ पे selection होगा बच्चों? Is this directional, stabilizing और disruptive selection? Yes, कौन सबसे पहले मुझे बताने वाला है कौन से टाइप का सिलेक्शन होगा ये? डायरेक्शनल, डिस्ट्रप्टिव और स्टेबलाइजिंग. यस, लेट मी सी, सबसे पहले कौन है? यस, जल्दी से. यस बच्चों, नेचुरल सिलेक्शन का कौन सा? डायरेक्शनल. खुशबू गर्ग ने सबसे पहले सही आंसर दिया. खुशबू गर्ग, वेरी गुड. अभिलाष, oh my boy is here. अभिलाष, absolutely, this is an example of directional selection. या तो white चुन रहे हो या फिर black चूज कर रहे हो. Either white or black. This is directional. There is no gray बच्चों. There is no gray in between. Yes. So this becomes an example of directional selection. अपनी NCERT में जल्दी से लिख लो. ठीक है? Now next, the understanding is supported by the fact that in areas where industrialization did not occur in rural areas,
the count of melanic moth was low. This show that in a mixed population बच्चों, those can better adapt, survive and increase in population size. Remember that no variant in completely wiped out. बच्चा, this is a most important line. मैं आपको समझाती हूँ ये लाइन क्या कहना चाह रही है. ये लाइन ये कहना चाह रही है कि ऐसा नहीं है कि अगर विंग्ड मॉथ व्हाइट कलर ज्यादा है तो इसका मतलब ब्लैक होगा ही नहीं. व्हाइट अगर 90% है तो 10% ब्लैक भी होगा. ठीक है, अगर बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद अगर 90% ब्लैक है तो 10% व्हाइट भी होंगे. तो यानी नेचर हमेशा मेक श्योर करता है कि वेरिएंट्स हमेशा पॉपुलेशन में बने रहें. ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि वेरिएंट्स पॉपुलेशन से खत्म हो गए, बिकॉज अगर वो खत्म हो गए तो नेक्स्ट टाइम किसको चूज करोगे बच्चों, किसको चूज करोगे, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट. फिर उसके बाद किसको चूज करोगे, फिर तो आपके पास चूज करने के लिए कुछ बचा ही नहीं. अगर सारी पॉपुलेशन व्हाइट है तो फिर अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो ब्लैक वालों को कैसे चूज करोगे. सो देयर इज ऑलवेज वेरिएंट प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन. सिमिलरली, excess use of herbicide and pesticide has also resulted in selection of resistant varieties. आजकल आप देखते होंगे ऑल आउट के ऊपर ही मच्छर सबसे ज्यादा उड़ता है. आपने नोटिस किया है बच्चों? टेल मी इन द चैट बॉक्स. एक तो यार मेरा ये आईपैड जवाब ही दे देता है, बिल्कुल ही आ रहा है. तो आपने देखा होगा कि ऑल आउट के ऊपर ही बिल्कुल यलगार करके बिल्कुल उड़ते रहते हैं, है ना, बिल्कुल. तो वहीं पे वो उड़ते रहते हैं. और क्यों उड़ते रहते हैं? क्योंकि अब उन पे ऑल आउट का फर्क ही नहीं पड़ता है. क्यों फर्क नहीं पड़ता है? वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं. सिंस नाउ दे आर रेजिस्टेंट, तो बच्चों अब उनका सिलेक्शन हो चुका है. So this is also true for microbes against which we employ antibiotics. अगर बार बार एंटीबायोटिक्स खाओगे तो बैक्टीरिया भी निकम्मा हो जाएगा और उस पे अब एंटीबायोटिक का फर्क नहीं पड़ेगा. जैसे हम कहते हैं ना, बार बार डांटोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि डांट का असर पड़ेगा ही नहीं. यही चीज होती है बच्चों. ठीक है. Now next, hence resistant organism cells are appearing in a time scale of months and years, not in centuries. But हो क्या गया है, humans के कारण जो evolution है वो थोड़ा fast हो गया बच्चों. थोड़ा नहीं, actually बहुत fast हो गया. जहां पहले टाइम लगता था centuries, अब वो लगता है केवल महीने और साल. ठीक है. उसके बाद there are example of evolution by anthropogenic action. जैसे टिड्डी अटैक. आजकल सब बच्चे टिड्डी अटैक के बारे में तो जानते ही होंगे. अभी टिड्डी अटैक को कैसे भगा रहे लोग? साउंड सिस्टम लगा के. राइट बच्चों, साउंड सिस्टम आ गया टिड्डी अटैक को भगाने के लिए. क्योंकि अगर आप पेस्टिसाइड डालोगे ना तो माइट भी ये सारे के सारे टिड्डी पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट है. कितना भी पेस्टिसाइड डालो उन पे फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा बच्चों, क्योंकि अब वो क्या हो चुके हैं, रेजिस्टेंट हो चुके हैं और नेचर ने उनको चूज भी कर लिया है. या तो अब हमें नया पेस्टिसाइड बनाना पड़ेगा या फिर भाई वो आएंगे तबाही करके चले जाएंगे. तो यानी कि अब बार बार जब वो रेजिस्टेंट होते हैं तो अब हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें भी नए केमिकल्स लाने पड़ेंगे उनको मारने के लिए. अदरवाइज वो जीते जाएंगे, उड़ते जाएंगे और सारे फील्ड्स को खाते जाएंगे. यस, टिड्डी, लोकस्ट, एब्सोल्युटली, टिड्डी अटैक शुड बी वेरी गुड. Now, this also tells us that evolution is not a direct process. Evolution direct process नहीं है in the sense of determinism. मतलब कि हम ये नहीं कह सकते कि आज के बाद जो 100 years होंगे उसमें हर ह्यूमन कोरोना इम्यून होगा. नहीं, मैं ये नहीं कह सकती. No, I cannot challenge this. ठीक है. There can be anything. It is a stochastic process. बेस्ड ऑन द चांस इवेंट्स. तो ये एक डायनेमिक प्रोसेस है जो चांस इवेंट पे बेस्ड है. ठीक है. मैं ये भी नहीं कह सकती आने वाले 10 साल बाद सिर्फ ब्लैक कलर के मौत होंगे. नहीं. अभी देखो लॉकडाउन के कारण पॉल्यूशन कम हो गया. पॉल्यूशन कम हुआ तो लाइकन्स आ जाएंगे. लाइकन्स आएंगे तो व्हाइट कलर का क्या होगा, वापस से अमाउंट बढ़ जाएगा. तो ये तो चेंजिंग है बच्चों. दिस इज ऑल लाइफ. बिल्कुल, दिस इज ऑल लाइफ विच इज हैपनिंग हियर. राइट बच्चों, एब्सोल्युटली. नेक्स्ट, व्हाट इज अडैप्टिव रेडिएशन? क्या होती है अडैप्टिव रेडिएशन? तो यहाँ पे अगर हम देखें डार्विन फिंचेस अमेज्ड हिम. तो यानी कि हमारे डार्विन सर गए थे गैलापागोस आइलैंड पे. उस गैलापागोस आइलैंड पे उन्होंने अमेजिंग क्रिएचर देखा. उस अमेजिंग क्रिएचर का नाम अपने नाम पे रख दिया उन्होंने, जिसको उन्होंने बोला डार्विन फिंचेस. ये डार्विन फिंचेस छोटी छोटी ब्लैक बर्ड्स थी जो ओरिजिनली क्या थी, सीड ईटिंग थी. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट. ठीक है.
फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ये खाती भी अलग है और इनकी बीक भी अलग है, यानी जो इंसेक्ट खाने वाली है, बिल्कुल जो इंसेक्ट खाने वाली है उसकी बीक ऐसी होगी, पकड़ लिया पकड़ लिया। जो कैक्टस खाती है उसकी बीक कैसी होगी, टक 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 ऐसे खाती होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जैसा खाना वैसे उसका तरीका, ठीक है बच्चों। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज in a given geographical area starting from a point and literally radiating to other parts of geography is called adaptive radiation। अगर बच्चों इसको कॉमन लैंग्वेज में मैं बताऊं ना, बिल्कुल देसी भाषा में, तो देसी भाषा में आपको अडेप्टिव रेडिएशन के बारे में एनसीईआरटी ये कहना चाहती है कि जो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होता है उसका बड़ा फॉर्म अडेप्टिव रेडिएशन होता है। यानी जो छोटे एरिया पे होगा वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होगा, जो बड़े एरिया पे होगा वो क्या होगा, अडेप्टिव रेडिएशन होगा। दोनों के कॉमन इंसेस्टर होते हैं, ठीक है बच्चों। बिल्कुल सारे पॉइंट्स लिख लो बच्चों, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों, ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन छोटे एरिया में है और आपका अडेप्टिव रेडिएशन बड़े एरिया में, ठीक है। फर्क क्या है कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एक ज्योग्राफिकल एरिया में होता है, जबकि अडेप्टिव रेडिएशन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज में होता है, अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफी। बहुत ही जरूरी बच्चों, बहुत ही जरूरी, बिल्कुल ठीक है ना। नेक्स्ट डार्विन फिंचेस इसका एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स, ठीक है। अभी ना ये वाली लाइन बड़े बच्चों को समझ नहीं आती, ये वाली लाइन देख रहे हो जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाली लाइन नहीं आती बच्चों को समझ में, ठीक है। ये देखो पूरा कलर कर दिया मैंने। When more than one adaptive radiation, देखो एक अडेप्टिव रेडिएशन यहां हो रहा है, एक अडेप्टिव रेडिएशन यहां हो रहा है, तो अगर इस वाले एरिया को देखें तो दो स्पीशीज एक ही जगह पे आ रही है, इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। यानी कि अगर दो अडेप्टिव रेडिएशन एक साथ हो रहे हैं, ठीक है, तो एक कॉमन पॉइंट पे दो डिफरेंट स्पीशीज एक ही जगह के रहेंगे तो उसे बोलेंगे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्या बोलेंगे बच्चों उसको, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट प्लेसेंटल मैमल्स in Australia also exhibit adaptive radiation, also exhibit adaptive radiation। 1 के लाइक्स नहीं हुए अभी तक, मैं बता दूं कंजूसो, यस 1 के लाइक्स नहीं हुए हैं, बता दूं, हाँ। Such placental mammals and marsupials also become an example of convergent evolution, ठीक है। इसका टेबल पूरा दिया हुआ है। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। इफ यू सी द बायोलॉजिकल एवोल्यूशन बच्चों, एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इज अ ट्रू सेंस वुड हैव स्टार्टेड व्हेन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ विद डिफरेंसेस इन मेटाबॉलिक कैपेसिटी ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। यानी कि जो एवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन से हो रहा है, हर सेल का मेटाबॉलिक रेट डिफरेंट होता है, राइट बच्चों। डार्विन थ्योरी अबाउट एवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। यानी डार्विन ने दो की कॉन्सेप्ट दिए थे, एक तो था नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा क्या था बच्चों, ब्रांचिंग डिसेंट। दूसरा क्या था, ब्रांचिंग डिसेंट। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल ऑफ अ, ओ माय गॉड कितना इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर मैं इस पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाऊं, अच्छा अगर मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाऊं बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर एक मैंने माइक्रोब लिया है, एक ह्यूमन लिया है, किसका एवोल्यूशन फास्ट होगा। कम ऑन, इस लाइन के बेस पे ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल, थैंक यू नैन्सी मेरे सारे बच्चों को पता है क्या बोलना है मेरे बोले बिना मेरे बच्चों ने धूम मचा दी मेरे बच्चों ने इस बार, मैंने सोचा मैं क्या बोलूं, लेट्स इग्नोर, मैंने इग्नोर कर दिया इस बार। बट मेरे बच्चे इतने तेज है ना, सही बता रही हूँ, आज मेरे बच्चे इतने तेज हो चुके हैं, क्या बोलूं मैं इनको बच्चों तुम अलग ही धूम मचा देते हो यार चैट बॉक्स में। तो देखो यहाँ पे इस लाइन से, जैसे कि बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, संजीव ने, अभिलाष ने, रिया मंडल ने, हार्दिक ने बिल्कुल सही आंसर दिया। जितना ऑर्गेनिज्म का साइज छोटा होगा बेटा वो उतनी जल्दी इवॉल्व करेगा। तो यानी कि कोरोना वायरस जल्दी इवॉल्व करेगा या नहीं करेगा। अब मेरा तुमसे ये सवाल आया, ऐसे सवाल नीट में एक्सपेक्ट कर सकते हो जहां ये लगाना पड़े, नीट बॉम्बर क्वेश्चन, यानी कि कोरोना वायरस जल्दी इवॉल्व करेगा या नहीं करेगा। यस, अभिलाष ने कहा यस मैम, बिल्कुल जल्दी इवॉल्व करेगा, बिल्कुल सही, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ही छोटा है,
बिल्कुल, बहुत छोटा है, दिखता भी नहीं है, बट फैल तगड़ा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज आरएनए बेस्ड है, अगर कुछ भी चेंज होगा तो सीधा प्रोटीन सीक्वेंस में चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पे हमें अपनी होप लूज नहीं करनी चाहिए बेटा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आपने जरूर सुनी होगी ये चीज कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। अगर मैं ये कह सकती हूँ ना कि वो और डेंजरस हो सकता है कोरोना वायरस, तो एट द सेम टाइम मैं ये भी कह सकती हूँ कि वो बिल्कुल फुद्दू भी हो सकता है, बिल्कुल वो बिल्कुल खत्म भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन कैसे भी हो सकता है, इट कैन बी हार्मफुल ऑल्सो, इट कैन बी गुड, ठीक है। अगर वो म्यूटेशन ऐसी हो गई जिसके कारण ऐसा प्रोटीन बना कि वो हमें इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा, खत्म, कोरोना का खेल खत्म बेटा, उसी दिन कोरोना का खेल खत्म। तो इसलिए जब भी हो सके तो भगवान से प्रे करो कि उसमें ऐसी कुछ म्यूटेशन हो कि उसका खेल खत्म हो जाए। यस, बिल्कुल बिल्कुल। Microbes that divide fast have the ability to multiply and become millions of individuals within hours. A colony of bacteria, say A, growing on a given medium has built-in variation in terms of ability to utilize a feed component. ठीक है बच्चों, a change in the medium composition would bring out only that part of population that can survive under the new condition. In due course of time, this variant population outgrows the other and appear as a new population. तो यानी कि बच्चों स्पीशीज के बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है। क्या होता है बच्चों, स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होता है, और कंपटीशन में जो जीत जाता है वो सरवाइव कर जाता है, राइट बच्चों। दिस वुड हैपन विद इन डेज, बट दिस कैन टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑल्सो, एब्सोल्युटली बच्चों। ओके, नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन 2 की कॉन्सेप्ट है जो नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इवन बिफोर डार्विन, अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट लेमार्क had said that the evolution of life form had occurred but driven by use and disuse of organs. यानी बीच में हमारे लेमार्क भाई साहब भी थे। लेमार्क भाई साहब ने हमें बोला कि जितना ज्यादा ऑर्गन यूज करोगे वो बढ़ जाएगा, जितना ज्यादा ऑर्गन का डिसयूज होगा वो विद टाइम खत्म हो जाएगा, राइट बच्चों, बिल्कुल। नेक्स्ट, He gave the example of giraffes who is an attempt to forage leaves in all trees. यानी कि जिराफ डेली उछल उछल के क्या खाता था, पत्तियां खाता था। तो एक टाइम ऐसा आया कि उसकी नेक का साइज ही इलोंगेट कर गया, राइट बच्चों। सो दिस वाज लेमार्क थ्योरी। इन एवोल्यूशन अ प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस, द world we see inanimate and animate is the only success story of evolution, right बच्चों। Then we have Thomas Malthus. Thomas Malthus ने हमें थ्योरी दी थी on population, influenced Darwin. Yes, बिल्कुल सही। Thomas Malthus on population influenced Darwin. Natural selection is based on certain observations which are factual. तो यानी कि according to Malthus he said, एक जो पॉपुलेशन है उसके पास हमेशा क्या होते हैं, द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑलवेज स्टेबल। क्योंकि कुछ ना कुछ साइक्लोन आ जाता है या कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है कि पॉपुलेशन का साइज बच्चों क्या हो जाता है, बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इनफैक्ट नो टू इंडिविजुअल्स आर लाइक, दो इंडिविजुअल्स कभी लाइक नहीं होते बिकॉज ऑफ वेरिएशन, एब्सोल्युटली बिकॉज ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट बच्चों, the fact that theoretically population size will grow exponentially if everybody reproduce maximally. एक population exponentially increase हो सकती है अगर सब maximally reproduce करें और बहुत सारा resource उन्हें मिले खाने पीने के लिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद the fact that population sizes in reality are limited means that there had been competition for resources. The novelty and brilliant insight of Darwin. तो कहीं ना कहीं डार्विन का काम को इन्फ्लुएंस किसने किया, माल्थस थ्योरी ने किया, जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स पे उन्होंने काम किया, ठीक है बच्चों। मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन में वी हैव टू डू ह्यूगो डी व्रीज थ्योरी। ह्यूगो डी व्रीज ने किस पे काम किया था बच्चों, इवनिंग प्रिमरोज पे। किस पे काम किया था बच्चों, इवनिंग प्रिमरोज, इनोथेरा लेमार्कियाना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, large difference arising suddenly in a population. He believed that it is mutation which cause evolution. ठीक है, ये mutation है जो क्या cause करता है, evolution, and not the minor variations heritable that Darwin talked about.
तो बेसिकली इन्होंने कहा डार्विन ने जो बोला वो सच नहीं है बच्चों। असली बात सच क्या है कि म्यूटेशन ही एक सबसे बड़ी फोर्स है जिसके कारण क्या होता है, एवोल्यूशन होता है। ठीक है, म्यूटेशन आर रैंडम, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द जो सारे मैं हाईलाइट कर रही हूं, रैंडम होता है, डायरेक्शन लेस होता है, डार्विन वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, जितनी भी टेस्ट सीरीज है आप देख लो, ये क्वेश्चन तो फिक्स है, फिक्स क्वेश्चन, फिक्स क्वेश्चन है बच्चों, फिक्स क्वेश्चन है बिल्कुल। Evolution of Darwin was gradual, while De Vries believed mutation caused speciation and hence called it saltation. So a single step large mutation causes what? Saltation. हार्डी विनबर्ग बच्चों, अकॉर्डिंग टू हार्डी विनबर्ग अगर हम इसमें मेन चीजें यहाँ पे देखें तो जीन पूल क्या होता है, टोटल जीन एंड देयर एलील इन अ पॉपुलेशन आर ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन पॉपुलेशन, ये चीज इंपॉर्टेंट है, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन p स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1। This is a binomial expression where p plus q का whole square is also 1. So when frequency measure differ from expected value, the difference direction indicates the extent of evolutionary change. यानी अगर 1 से वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी, अगर सिंगल 1 से वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, दैट मीन्स बच्चों एवोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है उस पॉपुलेशन में। 5 फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हार्डी विनबर्ग को, वो है जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, genetic drift, mutation or genetic recombination and natural selection. When migration of a section of population to another place and population occurs, gene expression change from the original and this leads to evolution in a population. Founder effect. Founder effect क्या होता है बच्चों? Founder effect जब ओरिजिनल पॉपुलेशन, एक ओरिजिनल पॉपुलेशन से जब कुछ लोग एक दूसरी जगह जाके रहने लगते हैं तो उसे बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। राइट बच्चों, नाउ आर दिस वेरिएशंस प्री अडेप्टिव और पोस्ट अडेप्टिव? यस बच्चों, ये जो वेरिएशंस होती है ये हम में पहले से ही प्रेजेंट होती है, नेचुरल सिलेक्शन से बाद में आती है। बिल्कुल, क्या कब आती है बच्चों? पहले ही आती है, हमें प्री एग्जिस्टिंग होती है सारी की सारी म्यूटेशंस। क्यों? क्योंकि जैसे कि अगर एक बैक्टीरिया है वो ऑलरेडी रेजिस्टेंट है तभी तो वो ग्रो करेगा, ऐसा थोड़ी एंटीबायोटिक में बाद में उसमें रेजिस्टेंस आएगी, नहीं। सो ऑलवेज ऑल द वेरिएशंस आर प्री अडेप्टिव इन नेचर। ठीक है, सो नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन विच मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर। तो यानी नेचुरल सिलेक्शन हमेशा चाहता है कि ग्राफ हमेशा स्टेबलाइजिंग की तरफ मूव करे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मीन कैरेक्टर क्या होना चाहिए, सेलेक्ट होना चाहिए, तब जाके आपकी पॉपुलेशन क्या बनेगी, स्टेबल बनेगी। राइट बच्चों, नाउ अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 2 बिलियन, 2000 मिलियन का मतलब है 2 बिलियन। ठीक है, first cellular form of life appeared, very important, first cellular form of life appeared. ठीक है बच्चों, next the mechanism of how non-cellular aggregates form a giant macromolecule, let's see that process. तो यहां पे हम देखिए बच्चों, मेन चीजें हाईलाइट कर रही हूं मैं। जॉलेस फिशेस evolved around 350 million years ago. ठीक है, और यहां पे अगर हम देखें तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल लाइफ फॉर्म बाय 500 मिलियन ईयर्स एगो, यानी 500 मिलियन ईयर एगो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आया था। 350 मिलियन ईयर एगो आपके जॉलेस फिशेस आए थे। 320 मिलियन ईयर एगो सी वीड्स आए थे, फ्यू प्लांट्स आए थे आपके। इस तरीके से आपका चला था। 350 पे 1938 पे अभी हमने देखा कि साउथ अफ्रीका में सिलोकैंथ मिली थी, विच इज अ लो फिन फिश, जो इट वाज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट। लो फिन फिश विच वाज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, अभी वो मिल गई है हमें। ठीक है, देन वी हैव एम्फीबियंस इवॉल्व्ड इनटू रेप्टाइल्स, दे ले थिक शेल एग्स व्हिच डू नॉट ड्राई इन द सन। क्यों नहीं ड्राई होते इन द सन? बिकॉज दीज एग्स आर क्लिडोइक एग्स। कौन से एग्स बोलते हैं बच्चों इनको? क्लिडोइक एग्स। राइट, बिल्कुल। द एम्फीबियंस, now again we only see their modern day descendant turtles, tortoise and crocodiles. 200 million year ago पे क्या आए थे बच्चों? रेप्टाइल आए थे। Okay, now if you see T-Rex, T-Rex is 20 feet in height and had a huge fearsome dagger-like teeth. 65 million years ago, the dinosaurs suddenly disappeared from the earth. They disappeared from the earth and the first mammal came was a
in a form of a shrew. ठीक है, mammals are viviparous, protected their young ones, and this is called parental care. Right बच्चों? So this is a all history of animals and plants. Origin of man. Origin of man तो बड़ा easy है ना? Yes, it is very very easy. Okay, 50 million years ago पे आए थे Dryopithecus, Ramapithecus. Right बच्चों? बिल्कुल. Next. And they were hairy and walked like gorillas and chimpanzees. Ramapithecus were more man-like. Okay, ये सारे important points हैं, जबकि Dryopithecus ape-like थे. Few fossil of man like bones have been discovered in Ethiopia and Tanzania. यानी कि कहाँ पे मिले थे? इथोपिया, टंजानिया में मिले थे. These revealed hominid features leading to the belief that 3 to 4 million man-like primates walked in Eastern Africa. तो यानी कि होमो हेबिलिस, होमिनिड लाइक फीचर्स किसके थे? आपके होमो हेबिलिस के थे, और ये कहाँ मिलते थे? ईस्टर्न अफ्रीका में. देन ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में मिलते थे. 2 मिलियन ईयर्स एगो मिलते थे. एंड दे यूज्ड टू हंट विथ स्टोन वेपन एंड एसेंशियली एट फ्रूट्स. यानी इन्हें क्या पसंद थे बच्चों? फल खाना बहुत पसंद था. क्या पसंद था? इन्हें फल खाना बहुत पसंद था. डॉक्टर राम मूव टू ऑस्ट्रेलिया. एब्सोल्युटली समृता. Some of the bones were there. Okay, Homo habilis, hominid-like characters with 650 to 800 cc cranial capacity. Did not eat meat. Probably they did not eat meat. उसके बाद Homo erectus आए with 900 cc cranial capacity. Homo erectus again probably ate meat. ये अब खाने लग गए थे meat. Homo erectus. Neanderthal men, brain capacity 1400 cc, and you know, this is a time when you can see them. And then you have Homo sapiens about this time. So these are the features of Homo, human evolution बच्चों. This is very important, and these are the important points जो मैंने highlight किए. इनसे direct question बन के आते हैं बच्चों, which is very important. जैसे prehistoric cave art developed about 18,000 years ago. मैं यहाँ से भी एक line से question बना सकती हूँ. So each and every line of NCERT can be made into question, and you have to go through it. Right बच्चों? बिल्कुल. This is a summary. Summary की last line सबसे important जो highlight करनी है. Among the stories of evolution of individual species, the story of evolution of modern man is most interesting and appear to parallel evolution of human brain and language. यानी human brain और language का एक साथ evolution at the same time हुआ है. This is called as parallel evolution. जैसे जैसे human का brain size बढ़ता गया, उसकी language भी evolve करती गई. This is called as parallel evolution. Most important line. तो बच्चों आज का ये चैप्टर खत्म हुआ. Yes खुशी, बिल्कुल. आज का चैप्टर समाप्त किया. आज का कार्यक्रम समाप्त करें. आज का एपिसोड सब्सक्राइब करें चैनल को बच्चों, क्योंकि अगले वीक से होपफुली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू सीरीज. सो स्टे ट्यून्ड विद अस. एंड दिस इज आवर टेलीग्राम ग्रुप जो आपको ज्वाइन करना और हमसे जुड़े रहना है बच्चों. माइक्रो कोर्सेज लेना मत भूलना. दे आर जस्ट फॉर 1 रुपी. ठीक है, माइक्रो कोर्सेज लेना बहुत जरूरी है. मैं आपको एक बार वापस बता देती हूँ बच्चों, हाउ टू टेक दिस माइक्रो कोर्सेज विच आर वेरी वेरी great for you, because you are going to get these micro courses just for 1 rupee. तो आपको क्या करना है? अपने गूगल पे जाना है, वेदांतु नीट मेड इजी चैनल टाइप करना है जैसे मैम कर रही है. फॉलो माय स्टेप्स. चैनल पे गए, ये देखो ये मैम की वीडियो चल रही होगी. यस, ये चल रही है वीडियो. इसके देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में YT माइक्रो, ये लिंक दिख रहा है YT माइक्रो वाला बच्चों. इस लिंक पे आपने क्लिक करना है. आप पहुंच जाओगे सीधा वेदांतु की साइट पे. जैसे ही आप यहाँ पे डायरेक्ट पहुंचोगे, अपना क्लास चूज करो 11th. अगर आपको लगता है कि मुझसे ये चैप्टर नहीं हो पा रहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस पर क्लिक करो, बाय नाउ कर लो 1 रुपए में ओनली. एंड ये वाली क्लासेस शुरू होगी 15 जून से. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो खैर मैथ्स का है. चलो आपको बायो के टॉपिक भी बता देते हैं, जैसे फिजिक्स यूनिट्स. वेक्टर्स नहीं आता हमको, तो ये लो 1 रुपी में यू कैन गेट वेक्टर्स. 3 जून आज से शुरू हो रहा है बच्चा लाइव सेशन. नहीं यहाँ तो 6 है. ओ सॉरी. जल्दी से इसको ले लो बच्चों. सीट्स आर लिमिटेड एंड एनरोल नाउ. बाय बच्चों, टेक केयर.